नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शची मेहता है और मेरे साथ डॉक्टर शेमल पटेल हैं। हम दोनों जीप स्ट्रीम अहमदाबाद में साइकियाट्रिस्ट हैं और आज हमारा ये पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं और जिसमें टॉपिक हमने लिया है नॉर्मलसी। सो डॉक्टर शेमल, व्हाट इज़ नॉर्मलसी? नॉर्मलसी क्या होता है? पहले तो हमें वही बात करनी पड़ेगी कि साइकियाट्री में हम लोग इतना ज़्यादा नॉर्मल अब नॉर्मल के पीछे क्यों समय बर्बाद करते हैं। तो सबसे आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दूसरी फील्ड्स है, जैसे मेडिसिन हो गया, स्किन हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, तो उनमें नॉर्मल और अब नॉर्मल की जो बॉर्डर है वो रिलेटिवली क्लियर रहती है कि किस चीज़ को हम नॉर्मल कहेंगे, किस चीज़ को हम अब नॉर्मल कहेंगे। लेकिन साइकियाट्री, जो जैसे आप जानते हैं कि हमारी फील्ड में नॉर्मल और अब नॉर्मल के बीच की जो सीमा है वो उतनी क्लियर नहीं रहती, तो उसका भी कारण है। एंड साइकियाट्री भी एक इवॉल्विंग ब्रांच है, उसमें भी विकास हो रहा है, विकसित हो रही है। तो वैसे वैसे नॉर्मल अब नॉर्मल की डेफिनेशंस भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, रिफाइन होती रहती है। बट अगर नॉर्मल सी की बात करें तो नॉर्मल सी हम उस हिसाब से उसे डिफ़ाइन करते हैं कि, डिफ़ाइन तो मैं नहीं कहूँगा कि शायद नॉर्मल सी की तो कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल और अब नॉर्मल की हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक तकलीफ़ या मानसिक रोग है या नहीं, और उन्हें सारवार की ज़रूरत है या नहीं। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जब हम कोई भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करते हैं तो हम जनरली एज ए साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट डीएसएम या आईसीडी के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। बट काफ़ी बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस में फिट ना भी हो, पर उस टाइम पे एज अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हम उस पेशेंट के उनके व्यवहार, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव और उनके आज तक के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनके पर्टिकुलर एस्पेक्ट में क्या अभी सही चल रहा है, नहीं चल रहा, वो अपनी कैपेसिटी और अपने स्वभाव के हिसाब से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और उनके आसपास के लोगों की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। कई बार हम डायग्नोसिस या एबनॉर्मल नॉर्मल डिफ़ाइन करने से ऊपर जाके इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, सोचते हैं और उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट करनी है, नहीं करनी, कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, वो डिसाइड करते हैं। दूसरा एक चैलेंज ये आता है कि हर बार ज़रूरी नहीं जो नॉर्मल है वो कॉमन हो या जो कॉमन है वो नॉर्मल हो। तो वो एक चैलेंज आ जाता है जब हमें फैमिली मेम्बर को या रिलेटिव्स को भी इस बारे में काउंसिल करना पड़ता है कि वो जिन्हें पेशेंट समझ के लाए हैं सच में उन्हें कोई बीमारी है भी या नहीं, और या तो फिर उल्टा होता है, उन्हें लगता है कि कोई बीमारी नहीं है और हमें समझाना पड़ता है कि भले ही कोई चीज़ कॉमन है उसका मतलब नहीं कि वो पर्टिकुलर पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो बीमारी नहीं है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है हर बार कि रिलेटिव्स आके, कुछ स्पेसिफिक रिलेटिव्स और पेशेंट्स दोनों आके काफ़ी बार एक्सपेक्ट करते हैं एक चीज़ और हम वो दे नहीं पाते। तो काफ़ी बार वो एक्सपेक्टेशंस अगर मैच नहीं हो रहे तो उस वजह से भी थोड़ा फ्रिक्शन आ जाता है। जैसे शची ने कहा कि काफ़ी बार एक आए हैं रिलेटिव पेशेंट को लेकर और हम पेशेंट से बात करते हैं और पता चलता है कि पेशेंट की जो बिहेवियर है या पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है या पेशेंट जो महसूस कर रहे हैं वो उनकी स्थिति के अनुसार समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल है, लाजमी है, लेकिन रिलेटिव्स को समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट का वीडियो शूट करने का डिसाइड किया था कि नॉर्मल सी साइकियाट्री में हम किस चीज़ को कहेंगे, साइकियाट्री में हम कौन से अलग अलग पहलू देखते हैं नॉर्मल या अबनॉर्मल को डिफ़ाइन करने के लिए। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये हम दो साइकियाट्रिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये ताकि पेशेंट्स को थोड़ी इंसाइट मिल सके, रिलेटिव्स को थोड़ा पता चल सके कि एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्या सोच रहा है जब वो एक पेशेंट को देख रहा है। लेकिन ये किसी भी तरह से मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने किसी डाउट को क्लैरिफाई करें तो आपको आइडियली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, यानी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। बट नॉर्मल सी की बात करें तो नॉर्मल और अब नॉर्मल
एक स्पेक्ट्रम में रहता है और स्पेक्ट्रम के साथ साथ एक डायमेंशंस भी अलग अलग रहते हैं। तो आपके हिसाब से अगर नॉर्मलसी को अलग अलग नज़रिए से देखना हो तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले तो पर्टिकुलरली वो पेशेंट के खुद के हिसाब से कि उनका अब तक की जर्नी कैसी रही है और कब से कोई चैलेंज वो फेस कर रहे हैं या कोई मेजर चेंज आया है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में था, वो एज अप्रोप्रिएट था, सिचुएशन अप्रोप्रिएट था या नहीं, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं और फिर उसको मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ और नॉर्मलसी, तो मेंटल हेल्थ थोड़ा अबव नॉर्मल की तरफ अपना एक एटीट्यूड और गोल रखता है ताकि हम किसी चीज़ को अंडर डायग्नोस या फिर ओवर डायग्नोस ना करें। जी जी, जैसे मेंटल हेल्थ एज अबव नॉर्मल का जो एक आइडिया है, जैसे शची ने डिस्क्राइब किया, तो बेसिकली वो लॉज ऑफ एवरेजेस पे ही काम करता है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। कि जैसे अगर 100 बच्चे हैं क्लास में तो 50 से ज़्यादा मार्क्स आने वाले बच्चे को नॉर्मल कहेंगे। ये एग्जाम्पल मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तरीके से देख रहा हूँ, आप इसको सीरियसली मत लीजिएगा, बट आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि अगर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, अगर 100 लोग हैं और 100 लोग किसी एक पैरामीटर में अलग अलग प्रकार का परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या अलग अलग जगह पे उनका स्कोरिंग आ रहा है, तो एक कोई स्कोर हमें सोसाइटी की तरह डिसाइड करना पड़ेगा जो ज़्यादातर एवरेज स्कोर रहता है। तो एवरेज से ऊपर जो स्कोर जिनका आ रहा है उन्हें हम नॉर्मल कहेंगे, जो एवरेज के नीचे की तरफ जो जा रहे हैं उन्हें हम अब नॉर्मल कह देते हैं। अभी ये एक बहुत ही इनकम्प्लीट व्यू है, ऐसा मैं मानता हूँ, एंड इन जनरल सभी लोग मानते हैं। बट और कौन से मॉडल्स है नॉर्मलसी के या नॉर्मलिटी के जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? दूसरा एक है जब हम मैच्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि एज के साथ हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, कैसे हम चैलेंजेस को फेस करते हैं। एक 8 साल के बच्चे का किसी चैलेंज को फेस करने का तरीका अलग होता है, 28 साल के इंसान का अलग होता है और 58 साल के इंसान का अलग होता है। तो ये मैच्योरिटी बहुत बड़ा रोल होता है जब हम किसी चीज़ को नॉर्मल या एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। जी, आई थिंक इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल रहता है कि जो टेम्पर टैंट्रम्स है जो काफ़ी बार छोटे बच्चों में देखे जाते हैं, तो काफ़ी बार पेरेंट्स आके चिंता में होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है, बच्चा रोता रहता है, ज़िद पूरी नहीं की तो धमाचकड़ी कर देता है। तो काफ़ी बार ज़्यादातर साइकियाट्रिस्ट का जो टाइम है वो इसी बात में रिलेटिव्स को समझाने में, पेरेंट्स को समझाने में जाता है कि 2-3 साल 4 साल का जो बच्चा है उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। वो जैसे जैसे मैच्योरिटी हासिल करेगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, वैसे वैसे वो बिहेवियर चला जाएगा। सिमिलरली बेड वेटिंग आई थिंक एक अच्छा एग्जांपल है। हम लोग कहते हैं कि बेड वेटिंग 3-4 साल के बाद जनरली ब्लैडर कंट्रोल अगर आ जाता है, तो उसके बाद अगर 6-7-8 साल तक अगर बच्चे को बेड वेटिंग का इशू है तो फिर हम उसे अबनॉर्मल कहेंगे। बट अगर 3 साल के बच्चे का बेड वेटिंग का इशू है तो ज़्यादातर हम लोग उसे वेट एंड वॉच करने को बोलते हैं पेरेंट्स को। एंड सेम वे जैसे स्कूल रिफ्यूज़ल है बच्चों में, तो उसमें उसको ना कि सिर्फ टेंट्रम का नाम देके हम उसमें रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या बच्चा कोई चैलेंज फेस कर रहा है स्कूल में, क्या वो किसी बुलिंग का शिकार हो रहा है या वो परफॉर्म ना कर पाने की एंग्जाइटी से जूझ रहा है, इसलिए वो स्कूल जाना रिफ्यूज़ कर रहा है और वो पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, उस प्रकार की कंप्लेंट्स करके स्कूल जाना टाल रहा है। और उसी हिसाब से अगर 28 साल का कोई पर्सन है तो वो शायद लोगों से मिलना अवॉइड करे, शायद अकेले रहना पसंद करने लगे, जहाँ पे वो सवाल वापस आएंगे वो जवाब से देने की सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार एज वाइज हमारे नॉर्मल सी के कंसेप्ट बदलते हैं। उसके बाद और कौन से पैरामीटर है जो आप चेक करते हैं? एक तो ये हो गया कि पहले ये दो के बारे में हम समराइज कर लेते हैं कि एक हो गया जैसे मेंटल हेल्थ एज अबव नॉर्मल, तो उसमें हम एवरेज या सोसाइटी के कुछ लोगों को लेकर उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये
कहाँ पे पहुँच रहे हैं, कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि मैच्योरिटी के बारे में हो गया, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, वैसे वैसे नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन बदलता रहेगा। लाइफ के अलग अलग स्टेज में क्या नॉर्मल है क्या नहीं, वो अलग चीज़ है। तीसरी जो मुझे ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट है वो है रेजिलियंस। तो रेजिलियंस, जैसे आपको पता है कि गिर कर खड़े होने की क्षमता, मैं तो उसे ही रेजिलियंस कहता हूँ। तो एक रहता है कि जो दुनिया है उसमें तो स्ट्रेस रहने ही वाला है, डेली लाइफ का स्ट्रेस हमेशा सभी को रहेगा। बट क्या उस स्ट्रेस में से आप निकल पा रहे हैं? क्या आप उस स्ट्रेस का सामना कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो उसे हम नॉर्मल कहेंगे। जो लोग स्ट्रेस का सामना नहीं कर पाते, जिनका रेजिलियंस कम है, उसे हम शायद अब नॉर्मल कहें, इन द सेंस कि शायद उन्हें कोई मानसिक तकलीफ है जिसे सारवार की ज़रूरत है। बट आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? और ख़ास तौर पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद उनका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ इम्पैक्ट रह जाते हैं, कुछ असर रह जाती है सुषुप्त अवस्था में। तो उससे कैसे रिएक्शन आ रहे हैं, उसके बाद के उनके लोगों के साथ के इंटरेक्शन, बिहेवियर में किस प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, वो किन सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं। और जैसे कि PTSD है, तो ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद हमें नॉर्मल लगता है कि डरे हुए रहना, नींद अच्छी नहीं आनी, या भयभीत करने वाले सपने आना, बार बार वो इमेजेस आंखों के सामने आना, उसे आप ऑब्वियस कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं उससे उस पर्सन की लाइफ पे, उनके आसपास के लोगों की लाइफ पे असर हो रहा है। तो डेफिनेटली भले ही वो कॉमन है, वो ऑब्वियस है, बट उसे नॉर्मल कुछ हद तक आप नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक महीने का या एक रीजनेबल टाइम जायज़ है जो लगता है किसी को उस चीज़ से बाहर आने के लिए। बट फिर भी अगर जो जूझने की स्थिति है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, वो सफ़रिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर हमें डेफिनेटली उसके बारे में कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जब हम एबनॉर्मल की बात कर रहे हैं या किसी चीज़ को डिजीज़ में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है या ख़राब है या वो किसी तरीके से किसी को नीचा दिखा रही है। एक प्रकार की साइकोलॉजिकल एज वेल एज कुछ बायोलॉजिकल केमिकल के अप्स एंड डाउन्स हमारे ब्रेन में हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो उसे ठीक करना है ताकि आप अपने ऑप्टिमम पे लाइफ जी सको, एंजॉय कर सको, अपना काम कर सको, ना कि कोई और इंटेंशन है इसके पीछे। बिल्कुल। एंड कुछ और भी मॉडल है, जैसे जिसे कहते हैं सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? कई बार नॉर्मल सी अलग अलग जोग्राफिकल, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के हिसाब से आपको उसमें वेरिएशंस मिलते हैं जो जस्टिफाइड है कुछ हद तक, इसलिए क्योंकि उस प्रकार से उन्होंने बचपन से चीज़ों को देखा है, समझा है, और उसी हिसाब से अपने आप को भी उस सिचुएशन में मोल्ड किया है। तो ये फैक्टर्स हमें एज अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हमेशा दिमाग में रखने चाहिए कि उसी प्रकार से हम उन्हें नॉर्मल या एबनॉर्मल या बीच के ग्रे एरिया में रखें, और जो आउटकम की हम अपेक्षा रखते हैं उसको भी रियलिस्टिक जोन में रखें, ना कि हम नॉर्मल को आइडियल के लेवल पे ले जाएं और फिर जो कुछ हद तक नामुमकिन है या अनरीजनेबल है वो एक्सपेक्ट ना करें। आई थिंक कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है ये सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, या जस्ट इन जनरल कि कैसे एक कल्चर में कोई पर्टिकुलर बिहेवियर या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है उसे नॉर्मल गिना जाएगा, जबकि दूसरे कल्चर में या दूसरी सोसाइटी में उसे अबनॉर्मल गिना जाएगा? कुछ हद तक कुछ प्रकार का ड्रेसिंग है जैसे, या बात करने का लहजा है, बात करने का तरीका है, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आपको एक जगह से दूसरी जगह में मिलेगा। कुछ चीज़ें आप कुछ कल्चर में ओपनली बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप अगर उस हिसाब से आप ट्रेंड है बचपन से लेके अब तक कुछ चीज़ें कुछ सेटअप में बात ना करने के लिए, और अचानक आउट ऑफ नोवेयर
अगर वो चीज़ें आप बोलने लगते हैं तो फिर एक एज अ साइकेट्रिस्ट हमारे लिए एक वो कंसर्न बन जाता है कि भाई अचानक से इस प्रकार से का बिहेवियर क्यों है, भले ही वो शायद किसी और कल्चर में रीजनेबल है। हाँ, इसका आई थिंक किसी एक समुदाय को या किसी एक रीजन को मैं नहीं कह रहा हूँ, बट जनरली ट्रेनिंग जब हम साइकेट्री में लेते हैं तो काफ़ी बार अलग अलग प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और वो बहुत क्लियर डिफरेंस दिखता है। हर एक स्टेट का एक तरीका रहता है, हर एक स्टेट के लोगों का एक तरीका रहता है बोलने का, बातचीत करने का। कुछ लोग रहते हैं वो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, ज़्यादा चीयरफुल रहते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी बुलंद होती है, और कुछ लोग रहते हैं वो शांत सहमे सहमे से बोलते हैं। तो काफ़ी बार अगर जो नए साइकेट्रिस्ट होते हैं जो ट्रेनिंग में है, तो वो कहीं ना कहीं या तो किसी नॉर्मल चीज़ को अबनॉर्मल गिन लेंगे या तो अबनॉर्मल चीज़ को नॉर्मल गिन लेंगे। तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि जो अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग सोसाइटीज़ है, तो हर एक में नॉर्मल क्या है, अबनॉर्मल क्या है, वो थोड़ा डिफरेंस आता रहता है। बट लास्ट में अगर आई थिंक बात करें तो एक ऐसा मॉडल है नॉर्मलसी का जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं साइकेट्री में टू डिसाइड कि दवाई ज़रूरी है या नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द आइडिया ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएंगे। तो सब्जेक्टिव वेलबींग अगेन उसमें हम काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री पे रिलाई करते हैं, ओवरऑल फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, चाइल्डहुड हिस्ट्री, और उपरांत पर्सन का इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल इंटेलिजेंस, और कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारा काउंसलिंग का रोल है, तो उसमें ये कि जो सिचुएशन और आसपास के लोग हैं उसमें जो भी इमोशनल क्वोशंट है, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट है, उस सबको बैलेंस करते हुए मोस्ट ऑप्टिमम आउटकम क्या आता है हम उस पर फिर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि कोई आइडियल एक्सपेक्टेशन रख के हर किसी को वहाँ तक पहुँचाने की रेस में भागना, कि जो ऑन हैंड रिसोर्सेज है हम उसमें बेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट क्या दे सकते हैं उसको कहीं ना कहीं हम दिमाग में रख के अप्रोच करते हैं। एंड आई थिंक वो रेस में जितना हम ना भागे वही अच्छा है, क्योंकि आइडियल जो है वो पहले तो आइडियल सभी के लिए अलग अलग है। आपके लिए जो आइडियल है, मेरे लिए जो आइडियल है, वो दोनों में फ़र्क हो सकता है। तो एक आइडियल के पीछे भागना जो एक सॉर्ट ऑफ मिराज है, वो हेल्दी नहीं है किसी के लिए भी। एंड आगे जाके बस डिसअपॉइंटमेंट्स ही होते हैं। हमारे कितने सारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स या रिलेटिव्स आके कहते हैं कि क्या हम 100% ठीक हो जाएंगे ना। तो 100% ठीक मतलब क्या, वही पहले तो हमें नहीं पता है ना। तो हम एज अ साइकेट्रिस्ट अगर हम बात करें तो हम लोग कैसे जज करते हैं कि आपको दवाई की या सारवार की ज़रूरत है या नहीं। आपको तकलीफ़ हो रही है तो कब से हो रही है, आपको जो तकलीफ़ होना शुरू हुआ तो उससे पहले आपका वर्तन, आपका फंक्शनिंग, आपका परफॉर्मेंस, आपका जीवन कैसा था, वो हमें पहले तो जानने की कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद हम आपके समाज, आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आपका घर का वातावरण कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो सारी बातों की जड़ तक जाते हैं समझने के लिए कि आपका ये जो बिहेवियर है, आप जिस तकलीफ़ से फ़िलहाल गुजर रहे हैं, वो कब से है, क्यों है, और उसमें क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे आपका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत पहले जैसा फिर से हो सके। ज़्यादातर केसेस में आई थिंक पहले जैसा तो परफॉर्मेंस हो जाता है। कुछ बीमारियां रहती हैं जिसमें मे बी सारवार ज़्यादा लंबी चलती है, जिसमें ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए दोनों साइकेट्रिस्ट की तरफ से भी, पेशेंट की तरफ से भी, और दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो वो ये एक सॉर्ट ऑफ इंसाइट है कि जब आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आएंगे तो आप का जो डॉक्टर है वो क्या सोच कर आपको सलाह दे रहा है ना। इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक वी हैव कवर्ड जनरल बेस कि आम तौर पे हम क्या कंसिडर करते हैं और हम किस हिसाब से सोचते हैं, बट अगेन ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड डिस्कशन है। आम तौर पे हमारे जो ऑब्जर्वेशन होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए
इसको कोई भी एक पर्टिकुलर केस में किस हद तक आपको मानना है वो डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल और आप मिलके ही डिसाइड कर सकते हैं. सो इसका एग्जांपल लेके हम चाहेंगे कि आप कहीं मिसगाइड ना हो जाए. दैट इज़ द ओनली डिस्क्लेमर वी वांट टू गिव, दैट आप मिसगाइड ना हो, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच करो और शायद 1-to-1 डिस्कशन से ही ज़्यादा अच्छे से आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ सकता है. थैंक यू. सो फर्स्ट पॉडकास्ट डन एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं. एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर शची या कोई और हमारे जिप्स टीम के साइकेट्रिस्ट डिस्कस करें तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. थैंक यू.